रविशपाल आपके साथ सतीश उपाध्याय हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे जरा पूछा जाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और आखिरकार पिछले चुनाव में जब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, हालांकि सरकार नहीं बना पाई, लेकिन अब बीजेपी की कितनी तैयारी होने जा रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी मौजूद हैं। सतीश जी, ऐलान हो गया है, अब बिगुल बज गया है, बीजेपी कितनी तैयार? बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। परसों की रैली आपने देखी थी, किस तरह की महारैली मोदी जी की हुई थी। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से दिल्ली के लोगों को संबोधित किया था, दिल्ली के लोगों का उत्साह, जोश, जिसमें 10-15 हजार लोग मोदी जी के आने के बाद सड़कों पर रुके रहे, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है। जिस तरीके से पार्लियामेंट का चुनाव हमने जीता है, जिस तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव हमने जीता है, जिस तरीके से आज दिल्ली के लोगों का मूड दोबारा से दिखाई दिया है कैंट के चुनाव में, हमने 8 में से 5 सीटें जीती हैं। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि दिल्ली पूरी तरह से तैयार है और दिल्ली के लोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। लेकिन सतीश जी, आपको लगता नहीं कि अब बहुत कम वक्त बचा है? आम आदमी पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवार घोषित कर दिए, कांग्रेस ने 24 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, बीजेपी ने भी शुरुआत भी नहीं की है। कैसे पूरी चीजों को आप लोग रखेंगे सामने? आप मुझे लगता है कि आप दूसरे दलों के कंपैरिजन में इन चीजों को देख रहे हैं। अगर बीजेपी का इतिहास उठा करके देखेंगे, जब चुनाव डिक्लेयर हो जाते हैं उसके बाद निश्चित रूप से हमारी चुनाव समिति बैठती है। आप चिंता नहीं करिए, 70 उम्मीदवार हमारे लड़ेंगे, 70 जगह कमल खिलेगा, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। सबसे बड़ा विरोधी आप किसे मानेंगे आने वाले चुनावों में? अब आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा खतरा बीजेपी को किससे? मेरे लिए दोनों ही विरोधी बराबर है। मेरे लिए कांग्रेस भी बराबर है, मेरे लिए आम आदमी भी बराबर है, मेरे लिए कोई दूसरा भी तीसरा लड़ता है वो भी बराबर है। मेरे लिए सारी अपोजिशन एक बराबर है। तो चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले एक रैली मोदी जी की हुई, अब ऐलान के बाद मोदी जी की और रैलियां दिल्ली में हो देखेंगे लोग? आग्रह करेंगे प्रधानमंत्री से, बोलेंगे उनसे, आग्रह करेंगे, उनको निमंत्रित करेंगे। जितना समय उनके पास होगा, प्रधानमंत्री हैं देश के, वो समय देंगे, उनसे आग्रह करेंगे। जो समय देंगे निश्चित रूप से दिल्ली में समय हमको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सतीश उपाध्याय जी, इन्होंने साफ कर दिया कि तारीखों के ऐलान के बाद अब बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है इस चुनावी रण में उतरने के लिए और आने वाले दिनों में के लिए तय हो सकता है कि क्या भविष्य रहने वाला है। खासतौर से मोदी लहर की जो बात चल रही है, आखिरकार दिल्ली में वो किस हद तक काम कर पाती है। कैमरामैन राकेश के साथ रविशपाल सिंह, दिल्ली, आज तक। जैन, आप मनीष सिसोदिया से पूछिए, तारीखों का ऐलान हो गया? काफी दिन से दिल्ली इंतजार कर रही थी चुनाव का और अब चुनावी ऐलान हो चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है मनीष सिसोदिया। अब ऐलान हो चुका है, तुरंत होंगे चुनाव और तुरंत ही रिजल्ट आ जाएंगे, क्या लगता है? हम लोग तो पिछले 14 फरवरी से इंतजार कर रहे थे, जिस दिन से हमारी सरकार ने रिजाइन किया था। पहले कांग्रेस की सरकार ने धोखाधड़ी की, फिर बीजेपी की सरकार ने धोखाधड़ी की, उन्होंने असेंबली डिसॉल्व नहीं करने दी। अब जबकि चुनाव हो ही रहा है तो दिल्ली को एक चुनी हुई सरकार मिलेगी जो बिजली के दाम आधे करेगी, जो करप्शन फ्री दिल्ली को बनाएगी, ब्राइब खत्म करेगी दिल्ली में। छोटा सा सवाल है, आपको लगता है त्रिकोणीय जिस तरह से पिछली बार मुकाबला रहा है, उसी की वजह से पूर्ण सरकार नहीं बन पाई पूरे बहुमत की, और यही वजह बनी कि उसके बाद 1 साल तक दिल्ली को बिना सरकार के चलना पड़ा? अब क्या लगता है, क्या उम्मीद है बहुमत में आएगी किसी की सरकार? अब तो पूरा माहौल बना है दिल्ली में और अब पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। इस बार तो लोग कह रहे हैं, पिछली बार तो जी हमें लग रहा था कि आपकी नई पार्टी है, 4 से सीटें मिल जाएंगी। इस बार तो हम आपकी सरकार लेके आएंगे और हमने 49 दिन में देख लिया सरकार चलानी आपको आती है। एक सवाल है मेरा, आप हमेशा से ये कहते आए थे कि बीजेपी चुनाव नहीं करवाने देना चाहती है, लेकिन अब ऐलान हो चुका है, क्या लगता है आपको कि क्या वजह रही? बीजेपी डरी हुई थी। बीजेपी को लग रहा था कि कैसे, अब तो मजबूरी है, 17 फरवरी को राष्ट्रपति शासन खत्म होना है, तो उससे पहले चुनाव कराना इनकी मजबूरी है। वरना बीजेपी तो मैक्सिमम टाल के लाई है यहाँ तक, और इनको कुछ करना आता नहीं है। 7 महीने हो गए, इन्होंने ना रिश्वतखोरी बंद की, ना इन्होंने बिजली के दाम ये कहते थे 30% कम करेंगे वो कम किए, ना इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ किया, बल्कि उल्टे और बयान देते रहे कि महिलाएं 4 बच्चे पैदा करें, ये सब करें, वो सब करें। तो ये सब इनको जनता देख चुकी है 7 महीने में, और दिल्ली में लोग बताएंगे कि सरकार क्या होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ कहना है कि चुनाव के लिए तैयार है आम आदमी पार्टी, और एक तरह से अब देखना यही दिलचस्प होगा कि दिल्ली जनता जो पिछले 1 साल से इंतजार कर रही थी चुनाव का, सरकार बनने का, ऐसे में अब वो किस पार्टी का रुख करती है। कैमरा पर्सन अनिल जायसवाल के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। शहनवाज मुस्कुरा रहे थे, सतीश उपाध्याय सीरियस थे, खुद मनीष सिसोदिया भी गंभीर थे। प्रभात झा दिल्ली के प्रभारी बीजेपी की तरफ से, देखते हैं उनका क्या पूछा जा रही। प्रभात झा से। दिल्ली में चुनाव की घोषणा होते ही अब तमाम पार्टियां जुट गई हैं तैयारियों में। हमारे साथ हैं बीजेपी दिल्ली के प्रभारी और पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा जी। प्रभात जी, तमाम वादे और दावे किए जा रहे हैं, लेकिन चुनौती अरविंद केजरीवाल है पार्टी के लिए।
देखिए, जनता का समर्थन हमारे लिए चुनौती है। हम जनता के समर्थन में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और राजनीति में चुनौतियां तो जो दल सामने होती ही हैं। लेकिन अभी कैंट का चुनाव परिणाम आया है। जब आप मेरे पास आ रही हैं, 8 में से 5 पर बीजेपी जीती है, 2 पर कांग्रेस और 1 पर आप। इसलिए इसका भी अगर आधार माने तो आपको लगेगा कि हम कितना आगे चल रहे हैं। इसलिए आज 2014 और 2013 में बहुत अंतर है। 2015 में आ गए हैं, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। इसलिए सारा जो चुनावी दृश्य है वो बदला हुआ है और इसलिए हम कह रहे हैं, सतर्क हैं हम जनता के समर्थन को आगे ले जाने में कोशिश कर रहे हैं कि हमको और समर्थन मिले। हम न किसी को बहुत ज्यादा ये मानते हैं कि हमारे पीछे ये है, हमारे चुनौती ये है। हर चुनौती का सामना करने के लिए जनता के समर्थन की आवश्यकता होती है। उस समर्थन को हम कितना जुटा लें, उसमें लगे हुए हैं। तो प्रभात जी, क्या वजह है कि एक तरफ आप लोगों को पूरी आश्वस्त हैं आप लोग कि नरेंद्र मोदी की लहर का दिल्ली में फायदा होगा, जिस तरह विधानसभा के चुनावों में हुआ, लेकिन देश भर के सारे सांसदों को दिल्ली में झोंक दिया जाता है, तमाम केंद्रीय मंत्री दिल्ली में काम कर रहे हैं। दिल्ली को लेकर इतना ज्यादा डर किस चीज का है? किसने कहा आपको? अगर काम नहीं करे तो आप क्या कहेंगी? ये तो काम ही नहीं कर रहे, आप तो ओवर कॉन्फिडेंट हैं। सवाल है कि दिल्ली के साथ इतना सौतेला क्यों? 15 साल, 10 साल केंद्र की और 15 साल शीला दीक्षित ने काम नहीं किया। उन गड्ढों को भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा? और उन गड्ढों को भरने का समय आ गया है। इसलिए डर नहीं है, हम सचेत हैं, हम काम करना चाहते हैं। दिल्ली को लेकर प्रभात झा सचेत हैं, हर कोई काम करना चाहता है। उर्मिलेश जी, अब सवाल यह है कि इसमें अभी कांग्रेस की प्रतिक्रिया नहीं आई है, बाकियों की प्रतिक्रिया हम लोगों ने सुन ली, लेकिन दिल्ली चुनाव अब चूंकि बहुत नजदीक आपके आके खड़ा हो गया है, क्या वाकई दिल्ली एक ऐसा चुनाव साबित होने वाला है जो कि इस डेमोक्रेसी का एक रियल टेस्ट होगा? क्योंकि एक मिनट, इसमें एक चीज समझ लीजिए, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने जो पूरी प्लानिंग की है, हर वोटर तक पहुंचने की प्लानिंग है, यह किसी राज्य में होता नहीं है, दिल्ली में यह हो रहा है। नहीं, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एक तो दिल्ली छोटा है, इसके अलावा महानगर है, राष्ट्रीय राजधानी है, रीच बहुत आसानी से है, यहाँ लोग नेट से जुड़े हैं, बहुत सारे लोग मोहल्ले कमेटियाँ बनी हुई हैं सबकी। तो जैसे बिहार है, महाराष्ट्र है, उस तरह का फैला हुआ प्रदेश नहीं है। तो एक तो ये फायदा है कि बहुत आराम से पहुंचा जा सकता है लोगों के यहाँ, एक तो वो कारण है। दूसरी बात, ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि तैयारी दोनों की जबरदस्त है। और पहले लोग सोच रहे थे कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद शायद आम आदमी पार्टी हताश हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो हर जगह उनकी बहुत बुरी हालत हुई, हरियाणा में बहुत बुरा हाल हुआ, हर जगह बहुत बुरा। लेकिन आप देखिए उसके बाद जो उनके कैडर्स जो हैं रीऑर्गेनाइज हुए हैं, और जिस तरह उन्होंने कमेटियां अपनी पुख्ता रखी हैं, जिस तरह उन्होंने कैंपेन किया, उससे लगता है कि टक्कर बहुत कठिन टक्कर है दोनों के बीच। विजेंद्र गुप्ता जी, हाँ जी विजेंद्र गुप्ता जी, और काफी समय से हम लोग इंतजार। संजय जी, एक सवाल यहां पर जरूर जोड़ना चाहेंगे, रेडियो पर ऐड, सोशल मीडिया सक्रिय, नुक्कड़ सभा, मोहल्ले की रैली, प्रधानमंत्री की रैली, नेताओं की रैली, सांसदों की रैली, मंत्रियों की रैली, सब दिल्ली में हो रहा है और होने जा रहा है। ये कितना प्रभाव डालेगा, या दिल्ली के अपने मुद्दे अपनी जगह पर रहेंगे और वो देखेंगे कि कौन पूरा करेगा? देखिए, ये जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया है, ये सब काफ़ी समय से चल रहा है। मुझे लगता है महीने, 2 महीने, 3 महीने से चल रहा है। आने वाले 2 सप्ताह, 3 सप्ताह जो अब आज से लेकर 25 दिन चुनाव के बीच में बचा है, इसमें इनका कितना प्रभाव पड़ेगा, उस पर मैं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ। ऑलरेडी वोटर जो है वो काफ़ी बटे हुए दिखाई पड़ते हैं, बहुत कम संख्या में ऐसे मतदाता हैं जिन पर इनका प्रभाव पड़ने वाला है। तो मुझे लगता है एक तरह से चुनाव किस दिशा में जाएगी ये ऑलमोस्ट लगभग तय है। बहुत ज़्यादा अंतर अगले 3 सप्ताह में आने वाला नहीं। इस प्रचार के दिनों का कोई मायने नहीं रखेंगे क्या? नहीं, प्रचार के, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ प्रचार के दिनों का कोई मायने नहीं है, लेकिन अगर आप दिल्ली की तुलना दूसरे राज्यों से करें, ऐसे राज्यों से जहाँ पे कि मतदाता कुछ ग्रामीण, कुछ छोटे शहरों में रहने वाले हों, उसकी तुलना में दिल्ली में इसका प्रभाव कम पड़ने वाला है। और एक बात प्रसन्न, मुझे ऐसा लगता है कि जो शहरी मिडिल क्लास है, जिसके एक तरह से महानायक की तरह लोकसभा चुनाव में देखा गया था नरेंद्र मोदी जी को, वो अभी भी मिडिल क्लास में कायम है अपनी छवि के साथ। लेकिन आप ये भी जानिए कि भाई दिल्ली महानगर में या दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो अरविंद केजरीवाल की इमेज थी वो भी मिडिल क्लास नेता की ही थी। लेकिन अब देखिए गरीबों के बीच सवाल इस बात का है कि जो शहरी मध्य वर्ग के अलावा दिल्ली का जो गरीब तबका है
उसके बीच कौन बाजी मारता है। अगर इन दोनों में टक्कर होती है, शहरी मध्य वर्ग का महानायक लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी 7.25 महीने बाद उनकी सरकार की उपलब्धियां या विफलताएं, उसका क्या आकलन करता है शहरी मिडिल क्लास। ये जो तमाम इस तरह के हाल के सांप्रदायिक जो वक्तव्य या तमाम तरह की जो रणभेड़ियां बजी हैं, तमाम तरह के अग्निबाण जो चलाए गए हैं विभिन्न स्थानों पर, इनका क्या असर पड़ा है। IIT दिल्ली जैसे रिप्यूटेड संस्था के डायरेक्टर को जिस तरह से इस्तीफा देना पड़ा है, बहुत सारे पहलू हैं जो मिडिल क्लास में गए हैं। और साथ में जो गरीब तबका है जिसके लिए वो कह रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ियां 2022 तक हम नए मकान बन जाएंगे वगैरह वगैरह, तो ये एजेंडा उनका प्लस अरविंद केजरीवाल का एक कंसिस्टेंट जो पोजीशन कि नहीं साहब हम आपके लिए बेहतर कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी के पास एक बड़ा हथकंडा ये भी है, एक अच्छा नारा है कि सेंटर में जिसकी सरकार, राज्य में भी उसकी सरकार, तो इससे हम ज्यादा सहूलियत दे सकेंगे दिल्ली की जनता को। अब सवाल इस बात का है कि काट क्या है अरविंद केजरीवाल के पास मध्य वर्ग में और गरीब तबके में। नहीं, मुझे लगता है प्रसून, देखिए दो पार्टियों जिनके बीच मुकाबला दिखाई पड़ रहा है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। आम आदमी पार्टी के लिए चैलेंज है वो मध्यम वर्गीय मतदाता उसको कैसे अपनी ओर लुभाने की कोशिश करे। बीजेपी के लिए चैलेंज है जो लोअर क्लास वोटर है, जो झुग्गी झोपड़ियों में अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं, उनको कैसे अपनी तरफ। दोनों के हित अगर एक दूसरे से टकराते हो तो किन दोनों के हित, मध्यम वर्ग और निचले वाले तबके के हित टकराते हो तो क्या करोगे? तो दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन मैं जो कह रहा था बात को अपनी पूरी कर लूं, बीजेपी के लिए शायद ज्यादा आसान है उस जो निम्न वर्गीय मतदाता है उसको तोड़ने, उसको भेदने में, क्योंकि एक तो सत्ता में वो केंद्र में सरकार में भी है, उन्होंने उसका प्रयास, मिडिल क्लास को साथ लाने में आम आदमी पार्टी को ज्यादा परेशानी लाने में आम आदमी पार्टी को परेशानी है। ये बहरहाल हमारे साथ बीजेपी के नेता और आम आदमी पार्टी दोनों के नेता जुड़ चुके हैं। लुभाने और वोटरों को अपने साथ लाने की प्रक्रिया, विजेंद्र गुप्ता जी, आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री की और कितनी रैलियां होंगी दिल्ली में? प्रसून वाजपेयी जी, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली में चुनाव जीतती आ रही है, जनता के आशीर्वाद से, जनता का विश्वास प्राप्त करके। चाहे वो दिल्ली नगर निगम का चुनाव हो, उसके बाद विधानसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, फिर लोकसभा में सभी 7 सीटों पर जीते और आज दिल्ली कैंट में 8 में से 5 सीटों पर भाजपा विजयी हुई है। जिस पार्टी की यहाँ इतनी लंबी चौड़ी चर्चा हो रही है वो आज तीसरे नंबर की पार्टी बन गई कैंट के चुनाव के परिणामों के बाद। तो वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी पर इस प्रकार से विचार विमर्श यहाँ किया जा रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव प्रक्रिया में शायद बाकी पार्टियों के टक्कर में है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। ये बड़ा स्पष्ट है कि दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई आम आदमी और कांग्रेस में है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मोदी जी ने 10 जनवरी को रामलीला मैदान की रैली से ये आह्वान करके कि वो दिल्ली की विकास को अपना एक सपना मानते हैं, अपना एक आत्मविश्वास के साथ काम करने के लिए तत्परता से वो स्वयं मौजूद हैं और वो स्वयं दिल्ली में उपस्थित हैं। तो मुझे लगता है कि उसके बाद ये तमाम पार्टियों को ये समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है और वो है दिल्ली का विकास। मोदी जी की एक रैली हो चुकी है और हमारा ये विश्वास है कि दिल्ली में मोदी जी निश्चित रूप से हमको और समय देंगे और हम दिल्ली में 50 से अधिक सीटों पर विजयी होकर के आएंगे। ये एक तस्वीर साफ रूप से सामने बनती हुई नजर आ रही है। आशीष खेतान जी, प्रधानमंत्री वक्त देंगे तो रैलियां और उनकी होंगी, लेकिन लगातार चुनाव और चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार के जरिए अपनी पहुंच पकड़ बनाने के लिए केजरीवाल भी लगे हुए हैं। अब अगले 30 दिनों का प्लान क्या है? 30 दिन से भी कम का वक्त है, माने इस 25 दिनों का प्लान क्या है अब आने वाले वक्त में? आशीष खेतान जी, देखिए, हम तो पिछले 1 साल से लगातार दिल्ली में काम कर रहे हैं। बल्कि आप देखिए कि हमारे लिए जो 49 दिन की सरकार थी, सरकार में रहकर जो हमने काम किया, उसके बाद लगातार हम दिल्ली की जनता के बीच में काम करते रहे। पिछले 8 महीने से अरविंद केजरीवाल गली गली, सड़क सड़क, मोहल्ला मोहल्ला लोगों से मिल रहे हैं। और पिछले 2 महीनों से जब से असेंबली भंग हुई है, अरविंद केजरीवाल ने अकेले 55 जनसभाएं करी हैं। आज दिल्ली का चुनाव प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री चुनने के लिए नहीं हो रहा है।
दिल्ली का चुनाव दिल्ली में एक ईमानदार सरकार बनाने के लिए, दिल्ली में एक ईमानदार मुख्यमंत्री चुनने के लिए हो रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारा मुख्यमंत्री होगा अरविंद केजरीवाल, जनता का मुख्यमंत्री होगा अरविंद केजरीवाल। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को जंगल भेज दो। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को जंगल भेज दो। हम कह रहे हैं कि हम बिजली के दाम आधे करेंगे, घर घर साफ पानी पहुंचाएंगे, रोजगार देंगे, युवाओं के लिए 10 लाख नई रोजगार देंगे, महिलाओं की सुरक्षा देंगे, बिजली पानी की समस्या खत्म करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को जंगल भेज दो, वो नक्सली है। आज हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र को ठीक करना। दिल्ली में 500 नए स्कूल हम बनाना चाहते हैं, दिल्ली में 100 नए अस्पताल हम बनाना चाहते हैं, दिल्ली में 40,000 टीचरों की जो पोस्ट वैकेंट पड़ी है उनको हम भरना चाहते हैं, दिल्ली में 15,000 डॉक्टरों की जो पोस्ट वैकेंट पड़ी है उनको हम भरना चाहते हैं, दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मिले उसके लिए सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट हम चाहते हैं। हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है। हमें टारगेट करे, हम पॉजिटिव एजेंडा लेके जनता के बीच में जा रहे हैं, वो नेगेटिव एजेंडा की राजनीति कर रहे हैं। उनके पोस्टर्स देखिए, उनके पोस्टर्स में जनता के मुद्दे नहीं है, आम आदमी पार्टी को लेकर। आशीष जी, आपने एक कच्चा चिट्ठा सामने रखा कि आप ये करना चाहेंगे और ये करेंगे, लेकिन क्यों ऐसी बात आ रही है विजेंद्र गुप्ता जी कि बीजेपी का पूरे केंद्र में प्राइम मिनिस्टर मोदी और केंद्र की सरकार क्यों नजर आ रही है? बीजेपी अपने तौर पर दिल्ली में जो करना चाहती है वो आप क्यों नहीं बोलते हो? हम ये चाहते हैं दिल्ली इस रूप में चले, हमारा चेहरा ये हो, इससे क्यों बचना चाहिए विजेंद्र जी? कि दोनों पार्टियां, मुझे ये नहीं समझ में आता, हम उनके स्टार प्रचारकों के बारे में या नेताओं के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी प्रचार करते हैं या सोनिया गांधी प्रचार करती है या अरविंद केजरीवाल जो 49 दिन की सरकार छोड़ करके भाग गए थे और उस समय उन्होंने केंद्रीय नेता की भूमिका, यानी कि हम उनके नेताओं पर इस प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। इन सब पार्टियों को हमारे नेता के प्रचार से दिक्कत क्या है? इसका मतलब साफ है कि मोदी जी से घबराए हुए हैं, मोदी जी के काम से डरे हुए हैं और मोदी जी जिस ईमानदारी से लोगों के बीच में लोकप्रिय हैं उस लोकप्रियता से डरे हुए हैं। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक साफ सुथरा स्वच्छ प्रशासन सरकार को दिया है दिल्ली को। एक मिनट, मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ आपको, अगर मैं आपके बीच में नहीं बोला और अगर आप बीच में बोलते हैं तो ये भी आपकी एक घबराहट है कि भाजपा का पक्ष सही रूप से जनता के बीच में चला ना जाए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 7 महीनों में जिस तरह से केंद्र सरकार ने और मोदी जी ने स्वयं कहा कि जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ पर मैंने भ्रष्टाचार को साफ किया है, और 7 महीनों में विपक्ष भी, जो झूठ बोलने वाले लोग हैं, मक्कारी करने वाले लोग हैं, वो भी झूठ में जिनकी मास्टरी है वो भी झूठा आरोप भी लगाने की स्थिति में नहीं है सरकार के ऊपर और सरकार के कामकाज के ऊपर भ्रष्टाचार का। तो हमने ऊपर से सफाई प्रारंभ कर दी है, ऐसा मोदी जी ने स्वयं कहा है। बिजली के मामले में उन्होंने कहा कि मैं आपको बताता हूं कि 24/7 में 24/7 बिजली दूंगा दिल्ली को। उन्होंने कहा मैं दिल्ली के हर गरीब को उसका मकान मिले, ये मोदी का सपना है। जब देश का प्रधानमंत्री अगर ये सपना देखता है तो क्या तकलीफ है इन पार्टियों को? क्या प्रधानमंत्री को ये सपना देखने का हक नहीं है कि वो गरीब को मकान दे? क्या गरीब को ये सुनने का हक नहीं है कि उसके देश का प्रधानमंत्री अगर उसको मकान देने की बात करता है तो वो विश्वास करे कि हाँ उसको अब मकान मिलेगा? ये सब जो घबराहट है वास्तविकता में ये सिर्फ और सिर्फ वोटों की लड़ाई तक इसको सीमित कर देना चाहते हैं। लोगों को मिलने वाली सुविधाएं, आवश्यकताएं और उनके रोजगार से जुड़ा हुआ मामला हो या उनके सुरक्षा का मामला हो या उनको एक प्रकार से घर का मामला हो, बिजली का मामला हो, पानी का मामला हो, अगर प्रधानमंत्री स्वयं आगे आकर के इस बात की सुनिश्चितता करते हैं कि देश की राजधानी है दिल्ली, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली स्मार्ट सिटी बनेगी, दिल्ली दुनिया की सबसे खूबसूरत शहर बनेगा, हमारे यूडी मिनिस्टर ये कहते हैं, तो तकलीफ किस बात की है मुझे ये समझ के परे है। जी विजेंद्र गुप्ता जी, एक छोटा सा जवाब चाहेंगे। पिछले 7.5-8वां महीना मान लीजिए चल रहा है, इस दौर में पहला चुनाव ऐसा आया है बीजेपी के सामने जब वह खुद सत्ता में है। अभी तक हर जगह वो लड़ रही थी, वो सत्ता में नहीं थी, उसे सत्ता में आना था। अब एक चुनाव है जहां पर वो केंद्र में सत्ता में है और एक लिहाज से यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन है, तो कहीं ना कहीं होम मिनिस्ट्री की पूरी दखल होती है और सरकार। ये मुश्किल है क्या बीजेपी के सामने, ये आपके लिए पॉजिटिव है? मैं आपको दोनों बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। पहली बात तो दिल्ली में पिछले 16 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है। 15 साल कांग्रेस का कुशासन रहा और 49 दिन आम आदमी पार्टी सत्ता में रही, यानी कि दोनों पार्टियां
आज जो चुनाव हो रहा है उसके लिए सीधे तौर पर अगर कोई जिम्मेदार है तो वो आम आदमी पार्टी है, जो बीच में सरकार छोड़ करके चले गए और 1 साल तक दिल्ली के पास कोई अपनी सरकार नहीं थी। दूसरा मेरा ये कहना है कि अगर प्रधानमंत्री या यूडी मिनिस्टर या पावर मिनिस्टर दिल्ली के लिए ये कमिटमेंट करते हैं और काम करके दिखाते हैं, जब आपको याद होगा 26 मई को जब सरकार बनी थी, 27-28 मई को किस तरह से दिल्ली के अंदर पूरी बिजली व्यवस्था ध्वस्त हुई थी, किस तरह से उसको 2 दिन के अंदर खड़ा किया गया। आपने तो अपनी बात कही, हमारे साथ कांग्रेस के नसीब सिंह भी जुड़ रहे हैं, हम उन्हें भी अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन एक सवाल संजय जी, हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा मकान बना देंगे, पक्के मकान का जिक्र जो हो रहा था, एक चीज जानना चाहेंगे, ये जब नोटिफिकेशन जब लागू हो जाता है, आचार संहिता लागू हो गई, तो प्राइम मिनिस्टर अपनी सभाओं में इस तरह का ऐलान नहीं कर सकते होंगे? बिल्कुल नहीं। जिस दिन नोटिफिकेशन हो गया उसके बाद इस तरह की आप ये नई स्कीम चुनाव के समय नहीं कर सकते। अब यहां पर एक दूसरा सवाल है, अगर ऐलान नहीं कर सकते हैं तो प्राइम मिनिस्टर की अब जो रैली होने वाली है वो एज ए प्राइम मिनिस्टर नहीं बीजेपी नेता के तौर पर होगी, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे रैली करें या बीजेपी नेता के रूप में रैली करें, लेकिन इस तरह के जो अनाउंसमेंट्स है कि विकास के लिए दिल्ली में हम क्या करेंगे, उस पर अब पाबंदी लग जाएगी। हमें वक्त शायद रणनीति बनाने तक का नहीं है जो चुनाव आयोग ने ऐलान किया है, क्योंकि आज 12 तारीख है और 14 तारीख को नोटिफिकेशन, यानी नाम भरने शुरू, मैदान में आ जाइए और 10 फरवरी तक सब कुछ सामने भी आ जाएगा, ये रवानगी है। नसीब सिंह जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नसीब सिंह जी, बहुत कम वक्त है लेकिन उम्मीदवारों को लेकर अब भी आपके यहाँ घमासान है, सामने नजर कौन आ रहा है और भीतर रणनीति क्या है? देखिए, देशभक्तों ने और ईमानदार लोगों ने दिल्ली के लोगों पर 1000 करोड़ रुपए का बोझ डाला है, तो वो दिल्ली के लोगों को सहना भी है। और चुनाव की तैयारियां तो लोगों ने उस दिन शुरू कर दी थी जिस दिन विधानसभा भंग हुई थी। और जहां तक नाम आने का मसला है, 24 नाम तो कांग्रेस दे चुकी है और जो नाम आने हैं वो भी लगभग तय हैं। लवली सिंह क्यों चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं? हाँ जी, खबर आई कि वो नहीं लड़ना चाहते हैं, चाहते हैं पत्नी लड़ जाए। कौन? लवली जी। नहीं, ऐसा तो नहीं है, हमारी जानकारी में नहीं है। अब खुद लड़ेंगे। कमान कौन संभालेगा प्रचार की? बेसिकली प्रचार के लिए भी उनकी भी ज़रूरत है दिल्ली को, वो भी आज प्रदेश के नेता हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और जगह जगह उनकी भी ज़रूरत है। और जब नेता दूसरे क्षेत्रों में जाएंगे तभी एक मैसेज भी जाता है। चलिए, हम तीनों पार्टियों के नेता हमारे साथ जुड़े, हम ब्रेक के बाद खुले तौर पर